हेलो स्टूडेंट, हम लोग वार्नर थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं और वार्नर थ्योरी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अगर बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपसे ये 4 से 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि वार्नर थ्योरी को एक्सप्लेन करिए, वार्नर थ्योरी होती क्या है। ठीक है, हम इसको समझेंगे। बहुत ये सिंपल टॉपिक है बट हम ये समझेंगे कि वार्नर थ्योरी का यूज़ किस तरीके से होता है। ठीक है, तो हम लोग वार्नर थ्योरी में पहले यूज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि जैसे वार्नर थ्योरी से हमें क्या पता चला, मतलब वार्नर थ्योरी हम क्यों पढ़ते हैं। तो पहली चीज़ है कि अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स जो हैं वो उनके स्ट्रक्चर किस तरीके से बनते हैं उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई वार्नर थ्योरी से। ठीक है, तो जैसे देखिए, इट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सच एज ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। मतलब वार्नर थ्योरी से हमें स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री के बारे में पता चला। ये पता चला कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जस्ट लाइक ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है या फिर स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चला। यहाँ से हम बात कर रहे हैं कि एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म, मतलब इसने आइसोमेरिज्म को भी एक्सप्लेन किया। बाय दिस थियरी वी विल डिफाइन द स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म सच एज लिंकेज एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मतलब हम वार्नर थ्योरी से आइसोमेरिज्म के बारे में पता कर पाए, जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और इसके स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में भी कुछ पता कर पाए। ठीक है, बाय दिस थियरी वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन आयोनाइजेबल प्राइमरी वैलेंसी एंड नॉन आयोनाइजेबल सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, हम इस थियरी के हिसाब से ये जान पाए कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयोनाइजेबल होती है बट सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइजेबल नहीं होती। इसके बारे में हम पता कर पाए। आफ्टर दिस थियरी वी विल अंडरस्टैंड द एडवांस थियरी लाइक वैलेंस बॉन्ड थियरी VBT एंड क्रिस्टल फील्ड थियरी CFT। जब हम लोग वार्नर थियरी पढ़ रहे थे तो वार्नर थियरी में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी, आगे चल के कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी। उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बैलेंस बॉन्ड थियरी बनाया गया। जब बैलेंस बॉन्ड थियरी आई तो बैलेंस बॉन्ड थियरी भी थोड़ा बहुत चीज़ों का एक्सप्लेन न कर पाई। उसके बाद एक थियरी आई क्रिस्टल फील्ड थियरी। अब आप ये देखिए, वार्नर थियरी आप पढ़ रहे हैं, इसके बाद आपको VBT पढ़ना है और आपको CFT पढ़ना है। बोथ आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट नहीं, आप बोल सकते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से अगर देखा जाए तो देखिए, जैसे वार्नर थ्योरी से क्वेश्चन आ सकता है, VBT से क्वेश्चन आ सकता है, CFT से क्वेश्चन आ सकता है। तो इन चीज़ों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे बट अच्छे तरीके से। लेकिन अभी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे वार्नर थ्योरी के बारे में। तो वार्नर थ्योरी की यूजेस तो ये हैं, बट अब देखिए वार्नर थ्योरी है क्या उसको समझ लेते हैं। देखिए, हम बात करते हैं कि इसमें 2 तरीके की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। इस तरीके की 2 वैलेंसीज होती हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि हमने ले लिया K4 और FeCN6, आपने FeCN6 आपने ये ले लिया। तो इसमें देखिए, ये आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है और ये आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। जब इस कंपाउंड को किसी सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है या डिसॉल्व करा जाता है, या आप बोल सकते हैं कि इस सॉल्यूशन को अगर हम पानी के अंदर डाल दें तो ये डिसॉल्व होगा, यानी कि आयोनाइज होगा। ये वाला हिस्सा आयन के फॉर्म में जाएगा, ये भी आपका आयन के फॉर्म में जाएगा, बट इसको फर्दर आप आयोनाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखेंगे अभी। तो जैसे देखिए, अगर देखा जाए तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपकी पहली हेडिंग होगी प्राइमरी वैलेंसी। हम ये समझेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी आखिर होती क्या है। जरा कॉपी करिए। हाँ जी, देखिए हम लोग बात करेंगे अब प्राइमरी वैलेंसी के बारे में। तो फर्स्ट आप लिखिए प्राइमरी वैलेंसी।
इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, आप लिख लीजिए। हम ये समझेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी आखिर होती क्या है। लिखिए, इट इज सेटिस्फाई बाई निगेटिव आयंस। प्राइमरी वैलेंसी के अंदर आप ऐसे एरो लगा के लिखिए, इट इज सेटिस्फाई बाई निगेटिव आयंस, ये पहला है। सेकेंड पॉइंट के ऊपर आइए, सेकेंड पॉइंट आप लिखिए, इट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर। इट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर। हम सभी चीज़ों को अभी समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, इट इज आयोनाइजेबल। आप लिखेंगे इट इज आयोनाइजेबल। नेक्स्ट लिखेंगे इट इज नॉन डायरेक्शनल। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज नॉन डायरेक्शनल। नेक्स्ट लिखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डैश लाइन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डैश लाइन। आपने डैश लाइन लिखा, ब्रैकेट में आप लिख लीजिए ऐसे। हम प्राइमरी वैलेंसी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? डैश लाइन से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी के ऊपर। सेकेंडरी वैलेंसी, देखिए कोऑर्डिनेशन वार्नर थियरी के अंदर इतना ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। पहला एरो लगाइए, लिखिए इट इज सेटिस्फाई बाई लिगेंड्स। इट इज सेकेंडरी वैलेंसी में फर्स्ट एरो, इट इज सेटिस्फाई बाई लिगेंड्स। ब्रैकेट में लिखिए पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ब्रैकेट में लिखिए पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। हो गया। नेक्स्ट लिखिए, इट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। इट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट लिखिए, इट इज नॉन आयोनाइजेबल। इट इज नॉन आयोनाइजेबल। नेक्स्ट लिखिए, इट इज डायरेक्शनल। इट इज डायरेक्शनल। हो गया। नेक्स्ट एरो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सॉलिड लाइन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, आप लिखेंगे सॉलिड लाइन, और सॉलिड लाइन आप ऐसे कर देंगे, ठीक है। जरा कॉपी कर लीजिए। अब एग्जाम्पल समझेंगे। लिखिए, वार्नर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वार्नर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हेडिंग है वार्नर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही नॉर्मल है, मतलब आप ये मत समझिए आ गया वार्नर थियरी को लिखिए, आप हाई बवाला नहीं लिखेंगे शुरुआत वाला जो बताया गया है, आप ये लिखेंगे नॉर्मली तरीके से जो प्राइमरी सेकेंडरी और एग्जाम्पल्स हम बता दे रहे हैं उनको आप कर लेंगे। देखिए अगर देखा जाए यहाँ पर तो पहला एग्जाम्पल आपके पास है CO और यहाँ पर NH3 का 6 और ये आपका गया Cl3, ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए बात यहाँ पर है कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो क्या ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसी को आप क्या बोलते हैं, जो अंदर वाला हिस्सा होता है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वही तो आपका सेकेंडरी वैलेंसी है ना। तो अगर हम कहें कि ये 6 जो है, ये 6 नंबर है, यही इसकी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये तो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई, है ना। अगर इसकी बात करी जाए तो ये तो नंबर कितना है 3, और इसी को आप क्या बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी आप ये बोलते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है बस वो आपको देखना है। वार्नर थियरी के थ्रू ये देखा गया था कि जो आपका सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम को बीच में रखिए, आपने रख लिया। सेंट्रल एटम के चारों तरफ आप NH3 को रखिए, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो आपका है या सेकेंडरी वैलेंसी है उसको। अच्छा आप ये देखिए, सेकेंडरी वैलेंसी को एक सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, प्राइमरी वैलेंसी को आप डैश लाइन के थ्रू दिखाते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कोऑर्डिनेशन, ये कोबाल्ट है,
इसके अराउंड कितने सेकेंडरी वैलेंसी है? 6 है। तो 6 आप लिखिए NH3, यहाँ पर आप लिखिए NH3, यहाँ पर आप लिखिए NH3, ये आपका हो गया NH3, यहाँ पर आप लिखेंगे NH3 और यहाँ पर आप लिखेंगे NH3। और आपको पता है कि सेकेंडरी वैलेंसी को हम सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। आप फर्स्ट से इस तरीके से यहाँ ऐसे ऐसे इस तरीके से आपने ये बना दिया। तो ये क्या हो गया? सॉलिड लाइन क्या बता रही है? सॉलिड लाइन बता रही है कि सेकेंडरी वैलेंसी कितने हैं? 6 हैं। ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी कितने हैं? 3। तो आप कहीं पर भी, जैसे आपने लिख दिया Cl, आप यहाँ लिख दीजिए Cl, कहीं पर भी आप रख सकते हैं Cl ये। लेकिन प्राइमरी वैलेंसी को हम कैसे दिखाते हैं? तो प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉट के थ्रू दिखाते हैं, यानी कि डैश लाइन। तो ये रहा। तो जो आपने अभी बनाया है, ये वार्नर थियरी के थ्रू ये चीज़ बनाया गया था। वार्नर थियरी की हेल्प से ये चीज़ हम बना पाए थे। ठीक है। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं यहाँ पर समझाने के लिए आपको। जैसे आपने लिया CO और यहाँ पर आपने ले लिया NH3 का 5 और बाहर आपने एक और ले लिया NH3 5, यहाँ पर ले लिया Cl और बाहर आपने ले लिया Cl3, आपने ये ले लिया। ठीक है। तो नहीं, Cl3 नहीं, यहाँ Cl2 लिया गया है, आप Cl2 लीजिए। अब देखिए, जैसे इसको वार्नर थियरी के थ्रू हम किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब वो देखिए CO ये तो रहा, ध्यान रखिएगा जो अभी बताने जा रहे हैं। NH3 कितने हैं? 5। तो NH3 1 2 3 4 और ये आपका रहा 5। तो ये तो आपका NH3 है। Cl कितने हैं? 3 हैं। तो ध्यान से समझिएगा, 1 2 और ओवरऑल Cl कितने आपके पास आ गए? 3 आ गए। तो Cl तो आपके पास 3 आ गया। अब अच्छा, Cl को भी रोक दीजिए। Cl को, जितने Cl हैं उसको रोकिए थोड़ी देर के लिए। आप ये बताइए, ये सेकेंडरी वैलेंसी है, ये आपका क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी। ये भी आपका क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी। और ये आपका है प्राइमरी वैलेंसी, यही है। तो अगर सेकेंडरी वैलेंसी है तो इसको हम एक सॉलिड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ऐसे। ये हो गया। क्लोरीन कितने हैं? 3 है। तो 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन और ये आपका 3 क्लोरीन। बट 1 क्लोरीन जो है वो सॉलिड लाइन से भी दिखाई जाएगी और इसको हम डॉटेड लाइन से भी दिखाएंगे। जो बाहर और अंदर प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी की तरह जो बिहेव करेगा उसको आप सॉलिड लाइन और डैश लाइन दोनों लाइनों से दिखाएंगे। बट जो बाहर है उसको केवल आप डैश लाइन से, मतलब कितने बाहर है? 2, तो 2 को डैश लाइन से। जो बाहर और अंदर दोनों है, जस्ट लाइक क्लोरीन, इसको आप डैश लाइन और सॉलिड लाइन दोनों से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है। एक आध क्वेश्चन और उठाते हैं, उसको भी हम आपको बता देते हैं ताकि आपका पूरा का पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, है ना। चलिए, एक क्वेश्चन और है। CONH4 है, तो आपने लिया CONH4, फिर लिया Cl2, एक बाहर ले लिया Cl। आपके पास ये हो गया। ये बताइए, सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी है, इसको आप क्या बोलेंगे? प्राइमरी वैलेंसी। आप ये बोलेंगे। सेंटर पे क्या है? कोबाल्ट है। और इसकी बात करें, सेकेंडरी वैलेंसी कितने? 4 हैं। अभी यहाँ 4 हैं, 2 3 और आपने ये ले लिया 4, ये रहा। अगर हम Cl की बात करें तो Cl कितने हैं? 2। तो 1 Cl ये, 1 Cl ये, तो अंदर वाले को तो आप रख लीजिए, बाहर वाले को अभी रख रहे हैं। तो अंदर वाले को यानी सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से दिखाइए। आपने दिखा दिया, बात समझ में आ रही है। बाहर वाला आप कितना देख रहे हैं? 1 देख रहे हैं। तो बाहर वाला 1 है तो इसको किससे दिखाएंगे? केवल डैश लाइन से। बट आप देख रहे हैं कि क्लोरीन बाहर भी अंदर भी है, तो अंदर कितने हैं? 2 हैं। तो उनको सॉलिड लाइन से भी दिखाइए और उनको आप डैश लाइन से भी दिखा दीजिए। इस तरीके से वार्नर थियरी के थ्रू हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इसका। ठीक है।
तो यहाँ तक हमारी वार्नर थियरी कंप्लीट हो गई। देखिए वार्नर थियरी बहुत टफ नहीं है, वार्नर थियरी सिंपल है, आप इतना समझ लीजिए सफिशिएंट है, आपका काम हो गया। जरा इसमें लिखिए, इसकी लिमिटेशन लिख लीजिए एक बार, आप लिखिए लिमिटेशन, ये आप कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके कॉपी करिए और लिखिए लिमिटेशन। लिखिए इट डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, इट डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मतलब यह बॉन्डिंग के नेचर के बारे में कोई जानकारी दे नहीं पाया था, इसीलिए फेल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इट डज नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ, it does not explain the magnetic properties of coordination compound। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में ये कोई जानकारी नहीं दे पाया था, इसी वजह से फेल हुआ। ठीक है, तो अब हाँ यहाँ पे कहानी हम अपनी ख़त्म करेंगे और इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हम वीबीटी कवर करेंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको कवर करेंगे। वो थोड़ा है समझने लायक, मतलब ये समझिए कि मज़ा आएगा तो वीबीटी से, फिर और जो ज़्यादा मज़ा आने वाला है वो सीएफटी में। उसके बाद आइसोमेरिज्म नॉर्मल है बट वो भी एग्ज़ाम का हिस्सा है और अच्छा है। तो देखिए जैसे हमने वार्नर थ्योरी पढ़ा, एक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नहीं आता है। आप देखिए गारंटेड जो हम बता रहे हैं, नॉमेनक्लेचर पहले आपने पढ़ा इसके, वहाँ से आएगा, फिर आपका नॉमेनक्लेचर हो गया, वार्नर थ्योरी से क्वेश्चन आ सकता है, वीबीटी से क्वेश्चन आ सकता है, सीएफटी से क्वेश्चन आ सकता है, इसके बाद आपका आइसोमेरिज्म। केवल यही जगह है जहाँ से हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं इसके बाद वाले वीडियो में। और आप सभी लोगों को धन्यवाद से पहले भैया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक कर दिया करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।